सूरज की पहली किरण के साथ ही रामखिलावन अपने खेत में पहुंच गया था। सरसों के पीले फूलों की चादर ओढ़े उसका खेत किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। रामखिलावन ने झुककर मिट्टी की एक डली उठाई और उसे अपने माथे से लगा लिया। रामू के काका, आज तो फसल देख के मन खुश हो गया, पड़ोस के खेत वाले हरिया ने आवाज दी। रामखिलावन ने पसीना पोंछते हुए कहा, हरिया भाई, ये मिट्टी नहीं है, मेरा कलेजा है। इसी मिट्टी ने मेरे बाप दादा को पाला और इसी के भरोसे मेरा राघव शहर में पड़ रहा है। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, इस मिट्टी पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। तभी धूल उड़ाती हुई एक चमचमाती काली जीप खेत की मेड़ पर आकर रुकी। जीप से रेशमी कुर्ता पहने सेठ करोड़ीमल उतरा। उसके हाथ में एक बड़ा सा नक्शा था और चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान। उसके साथ मुखिया गजाधर भी था, जो गांव का सबसे बड़ा गद्दार माना जाता था। सेठ ने सोने की चेन सहलाते हुए कहा, वाह रामखिलावन, बहुत अच्छी जमीन है तुम्हारी, पर खेतीबाड़ी में क्या रखा है, मिट्टी में गल जाओगे। मैं तुम्हें इस 5 बीघे के इतने पैसे दूंगा कि तुम शहर में बंगला खरीद लोगे। रामखिलावन ने अपनी कुदाल जमीन पर पटकी और सेठ की आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो गया। सेठ जी, आप अमीर जरूर होंगे, पर इतने भी नहीं कि एक किसान की माँ को खरीद सके। ये जमीन बिकाऊ नहीं है। आप अपनी गाड़ी मोड़िए और यहाँ से चले जाइए। सेठ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने आज तक किसी 2 कौड़ी के किसान से ना नहीं सुना था। रामखिलावन, सोच लो, अगर प्यार से नहीं मानोगे तो पछताओगे। मेरी फैक्ट्री यहाँ बनकर रहेगी और उस फैक्ट्री के रास्ते में जो भी आएगा उसे मैं मिट्टी में मिला दूंगा। मुखिया गजाधर ने आग में घी डालते हुए कहा, अरे रामू के काका, क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? सेठ जी शहर के बड़े बड़े मंत्रियों के साथ उठते बैठते हैं, पुलिस और कानून उनकी जेब में है। रामखिलावन हंसा, मुखिया जी, पुलिस उनकी जेब में होगी, पर यह जमीन मेरे पूर्वजों के खून से सींची हुई है। यहाँ की हवा में भी वफादारी है, तुम जैसे गद्दारों की बू नहीं। अपमानित होकर सेठ करोड़ीमल अपनी गाड़ी में बैठ गया। जाते जाते उसने रामखिलावन को एक तीखी नजर से देखा, जिसमें बर्बादी का संदेश साफ लिखा था। रात का समय था, पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन रामखिलावन के घर में चिंता की लहर थी। उसकी पत्नी चूल्हा फूंक रही थी, पर उसकी आंखों में धुआं नहीं, डर के आंसू थे। जी, आपने सेठ को मना तो कर दिया, पर वो बहुत खतरनाक आदमी है। सुना है उसने बगल वाले गांव में भी जमीन हथियाने के लिए एक घर में आग लगवा दी थी। पार्वती ने कांपती आवाज में कहा। रामखिलावन ने अपनी लाठी सहलाई। पार्वती, डर के जीने से अच्छा है लड़कर मरना। राघव को फोन मत करना, वो अपनी पढ़ाई में लगा है, उसे हम परेशान नहीं करेंगे। तभी अचानक गांव की गौशाला की ओर से शोर सुनाई दिया, आग 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 लग गई। रामखिलावन नंगे पैर बाहर भागा। उसने देखा कि उसकी फसल, जिसे वो कल काटने वाला था, आग के लपटों में घिरी हुई थी। आग इतनी तेज थी कि आसमान लाल हो गया था। रामखिलावन पागलों की तरह पानी की बाल्टी लेकर दौड़ा, पर तब तक सब कुछ राख हो चुका था। दूर अंधेरे में खड़ा मुखिया गजाधर मुस्कुरा रहा था। सेठ ने अपना पहला वार कर दिया था। अगली सुबह रामखिलावन अपने जले हुए खेत के बीच बैठा था। उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था, बस एक ठंडी आग थी। पूरा गांव इकट्ठा था, पर सेठ के डर से कोई बोलने को तैयार नहीं था। तभी धूल उड़ाती एक बस रुकी और उसमें से एक नौजवान उतरा। वो राघव था। उसे गांव के किसी लड़के ने रात ही खबर दे दी थी। राघव ने जब अपने पिता की हालत और जले हुए खेत को देखा तो उसकी मुट्ठियां भिंच गईं। बाबूजी, आप अकेले नहीं हैं। इन्होंने आपकी फसल जलाई है, पर आपकी हिम्मत नहीं जला पाए। मैं अपनी वकालत की आखिरी साल की पढ़ाई छोड़कर यहाँ नहीं आया हूँ, बल्कि मैं अपनी कानून की किताबों को अपना हथियार बनाकर आया हूँ। राघव ने उसी समय गांव वालों को इकट्ठा किया। भाइयों, आज मेरे पिता का खेत जला है, कल आपका नंबर होगा। अगर आज हम चुप रहे तो ये सेठ हमें अपनी ही जमीन पर गुलाम बना लेगा। सेठ करोड़ीमल को लगा था कि फसल जलने के बाद रामखिलावन टूट जाएगा और जमीन के कागज लेकर उसके पास आएगा, पर उसे क्या पता था कि अब उसका सामना एक किसान से नहीं, बल्कि कानून के एक सिपाही से होने वाला था। फसल जलने के सदमे से रामखिलावन अभी उभरा भी नहीं था कि सेठ करोड़ीमल ने अपना दूसरा और अधिक घातक मोहरा चला। उसने शहर के भ्रष्ट इंस्पेक्टर दुबे को भारी रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया था। रात के करीब 2 बज रहे थे। पूरा गांव गहरी नींद में था। अचानक रामखिलावन के घर का दरवाजा धड़ाम से खुला। आधा दर्जन पुलिस वाले और सेठ के कुछ नकाबपोश गुंडे घर के अंदर घुस आए। रामखिलावन, बाहर निकल, तेरे घर की तलाशी लेनी है, इंस्पेक्टर दुबे ने चिल्लाकर कहा। राघव हड़बड़ाकर उठा। साहब, आधी रात को बिना सर्च वारंट के आप किसी के घर में ऐसे नहीं घुस सकते, ये गैर कानूनी है। इंस्पेक्टर ने राघव को धक्का दिया। वकालत मत झाड़ छोकरे,
हमें खबर मिली है कि रामखिलावन ने अपने घर में नशीले पदार्थों की तस्करी का सामान छिपा रखा है। सारे घर का सामान तितर बितर कर दिया गया। सावित्री रो रही थी और रामखिलावन बुत बना खड़ा था। तभी एक सिपाही ने रसोई के पीछे रखे अनाज के ड्रम से एक काला थैला निकाला। उसमें अफीम के पैकेट थे, वही पैकेट जो सेठ के गुंडों ने अंधेरे का फायदा उठाकर पहले ही वहां रख दिए थे। रामखिलावन के हाथों में हथकड़ी लगा दी गई। राघव चिल्लाता रहा, ये सब साजिश है, ये सामान हमारा नहीं है। पर पुलिस ने एक न सुनी। रामखिलावन को घसीटते हुए जीप में डाल दिया गया। रामखिलावन को थाने के सबसे गंदे लॉकअप में डाल दिया गया। वहां ना तो रोशनी थी और ना ही हवा। अगले दिन सुबह सेठ करोड़ीमल खुद थाने पहुंचा। उसने इंस्पेक्टर के सामने कुर्सी डाली और रामखिलावन की ओर देखकर मुस्कुराया। क्यों रामखिलावन, कैसी रही रात? अभी तो ये शुरुआत है। अगर तुम उस जमीन के कागजों पर अंगूठा लगा दो तो मैं अभी केस वापस करवा लूंगा और तुम्हें ससम्मान घर भिजवा दूंगा। सेठ ने सिगार का धुआं छोड़ते हुए कहा, सेठ, तूने मेरे हाथ बांधे हैं, मेरी हिम्मत नहीं तो मेरी लाश पर से गुजरकर ही उस जमीन तक पहुंच पाएगा। एक किसान अपनी जमीन का सौदा कभी नहीं करता, चाहे उसे जेल नहीं क्यों न मरना पड़े। सेठ ने गुस्से में इंस्पेक्टर को इशारा किया। उस दिन रामखिलावन पर थाने में बहुत जुल्म हुए। उसे भूखा रखा गया पर उसका हौसला नहीं डिगा। इधर राघव शांत नहीं बैठा था। उसे पता था कि अगर वो कानून से नहीं लड़ा तो उसके पिता को उम्र कैद हो सकती थी। वो सीधे उस रात के सीसीटीवी फुटेज ढूंढने निकला। गांव के पास एक पेट्रोल पंप था। किस्मत से पेट्रोल पंप के कैमरे ने उस रात पुलिस की जीप के साथ सेठ के गुंडों की गाड़ी को भी रिकॉर्ड किया था। राघव ने गांव के उन लोगों से बात करने की कोशिश की जिन्होंने रात को हलचल देखी थी, लेकिन मुखिया गजाधर ने सबको धमका रखा था। जो रामखिलावन के पक्ष में बोलेगा उसकी खैर नहीं। तभी बिरजू, जो गांव का एक छोटा सा चरवाहा था, राघव के पास आया। राघव भैया, मैंने देखा था, उस रात मुखिया और सेठ के आदमियों ने पिछवाड़े से वो काला थैला अनाज के ड्रम में रखा था। मैं गवाही दूंगा। राजू की गवाही राघव के लिए अंधेरे में मशाल की तरह थी। राघव ने तुरंत शहर के एक ईमानदार जज के पास बेल एप्लीकेशन लगाई और साथ में वो वीडियो फुटेज भी पेश किया। कोर्ट का कमरा खचाखच भरा था। सेठ करोड़ीमल का नामी वकील सक्सेना खड़ा हुआ। माय लॉर्ड, रामखिलावन एक अपराधी है। उसने खेती की आड़ में तस्करी का धंधा शुरू कर दिया है। राघव ने अपनी दलीलें शुरू की। माय लॉर्ड, ये मामला तस्करी का नहीं बल्कि लैंड ग्रैबिंग यानी जमीन हड़पने का है। मेरे पास सबूत है कि पुलिस की रेड से ठीक 10 मिनट पहले सेठ के गुंडे मेरे घर में घुसे थे और ये रहा वो वीडियो देखते ही जज साहब के तेवर बदल गए। उन्होंने इंस्पेक्टर दुबे को फटकार लगाई। जब बिरजू ने कटघरे में खड़े होकर सच बोला तो सेठ का वकील निरुत्तर हो गया। जज साहब ने आदेश दिया, रामखिलावन को तुरंत जमानत पर रिहा किया जाए। साथ ही इस पूरी घटना की जांच एक विशेष टीम करेगी। सेठ करोड़ीमल और मुखिया गजाधर पर झूठे सबूत गढ़ने का मुकदमा शुरू किया जाए। रामखिलावन जब जेल से बाहर निकला तो पूरा गांव उसके स्वागत के लिए खड़ा था। राघव ने अपने पिता को गले लगा लिया, लेकिन सेठ अभी हारा नहीं था। उसने अब गांव की बिजली और पानी काटने की साजिश रची ताकि किसान तड़प कर खुद हार मान ले। कोर्ट में मिली हार ने सेठ करोड़ीमल को और भी अधिक हिंसक बना दिया था। उसने अब सीधी लड़ाई के बजाय गांव की धमनियों पर वार किया। गांव की सिंचाई के लिए जो मुख्य नहर आती थी, सेठ ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर उसका बहाव मोड़ दिया और गांव के बिजली ग्रिड के बड़े अधिकारियों को रिश्वत देकर अघोषित बिजली कटौती शुरू करवा दी। दोपहर की चिलचिलाती धूप में रामखिलावन अपने खेतों को देख रहा था, जहां दरारें पड़ने लगी थीं। धान की छोटी छोटी पौध पानी के बिना मुरझा रही थी। पूरे गांव में त्राही त्राही मच गई। रामू के काका, अगर 2 दिन में पानी नहीं मिला तो हमारी साल भर की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। हरिया ने रुआंसे होकर कहा। सब सेठ के पास जाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जमीन दे देंगे, कम से कम जान तो बचेगी। रामखिलावन ने अपनी फटी हुई पगड़ी को कसकर बांधा। हरिया, सेठ यही चाहता है कि प्यास हमें उसके कदमों में झुका दे, पर वो भूल गया है कि किसान बादल के फटने का इंतजार नहीं करता, वो कुआं खोदना भी जानता है। रामखिलावन ने गांव के हर घर से एक एक सदस्य को बरगद के पेड़ के नीचे बुलाया। मुखिया गजाधर वहां भी पहुंच गया और लोगों को डराने लगा। अरे पागलों, सरकार से लड़ोगे? सेठ की बात मान लो, सब ठीक हो जाएगा। राघव आगे बढ़ा। भाइयों, सरकार से नहीं, हम अपनी किस्मत से लड़ेंगे। पास की पहाड़ी से एक छोटा झरना बहता है। अगर हम सब मिलकर श्रमदान करें और एक कच्ची नहर खोदें तो पानी हमारे खेतों तक पहुंच सकता है। हमें किसी सेठ या बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले तो लोग डरे हुए थे, पर रामखिलावन ने खुद पहली कुदाल चलाई। उसे देखकर बूढ़े, बच्चे और महिलाएं सब जुट गए।
3 दिन और 3 रात तक पूरा गांव सोता नहीं था। मशालों की रोशनी में मिट्टी की खुदाई होती रही। सेठ ने अपने गुंडों को काम रोकने के लिए भेजा, पर गांव की महिलाओं ने हंसियां और लाठियां उठाकर उन्हें खदेड़ दिया। जब चौथे दिन की सुबह झरने का ठंडा पानी खेतों में पहुंचा तो पूरे गांव की आंखों में खुशी के आंसू थे। राम खिलावन ने साबित कर दिया कि एकता के आगे पैसे की कोई बिसात नहीं। सेठ समझ गया कि वो गांव वालों को भूखा नहीं मार सकता, इसलिए उसने अपनी फैक्ट्री का निर्माण कार्य तेजी से शुरू कर दिया। उसने रातों रात मजदूरों की फौज बुलाई और गांव की सीमा से सटी अपनी जमीन पर खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही हफ्तों में फैक्ट्री की चिमनियां धुआं उगलने लगी, लेकिन सबसे भयावह बात ये थी कि फैक्ट्री का जहरीला रसायन सीधे गांव के पीने वाले तालाब में छोड़ा जा रहा था। देखते ही देखते गांव के पशु बीमार होने लगे और बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। बाबूजी, ये विकास नहीं, ये विनाश है, राघव ने कहा जब उसने गांव के तालाब के किनारे मरी हुई मछलियां देखी। सेठ ने पर्यावरण के सारे नियमों को ताक पर रख दिया है। उसने अधिकारियों को खरीद लिया है ताकि कोई उसके खिलाफ रिपोर्ट न दे। राम खिलावन ने देखा कि उसका अपना छोटा पोता रात भर खांसता रहा। उसकी आंखों में अब वो शांत आग धधकने लगी जो किसी भी साम्राज्य को भस्म कर सकती थी। राघव ने शहर से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कुछ ईमानदार विशेषज्ञों और मीडिया के साथियों को गुपचुप तरीके से बुलाया। उन्होंने रात के अंधेरे में तालाब के पानी और फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं के नमूने लिए। अगले दिन सुबह राम खिलावन के नेतृत्व में हजारों किसान फैक्ट्री के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने इसे मिट्टी सत्याग्रह का नाम दिया। सेठ करोड़ीमल अपनी बालकनी से चिल्लाया, पुलिस बुलाओ, इन भिखारियों को यहाँ से हटाओ। पुलिस आई, पर इस बार उनके साथ शहर के कलेक्टर और प्रदूषण बोर्ड की टीम भी थी। राघव ने जो सबूत जुटाए थे वे इतने पुख्ता थे कि सरकार चाहकर भी अनदेखी नहीं कर सकती थी। सेठ करोड़ीमल, आपके पास इस फैक्ट्री को चलाने का वैध लाइसेंस नहीं है और आपने जहरीले अपशिष्ट को खुले में छोड़कर हजारों लोगों की जान जोखिम में डाली है, कलेक्टर ने कड़क कर कहा। ये फैक्ट्री तुरंत सील की जाती है। सेठ का सारा घमंड एक पल में चकनाचूर हो गया। पुलिस ने उसे पर्यावरण अपराध और साजिश के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। मुखिया गजाधर को गांव वालों ने गांव से बाहर खदेड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी राम खिलावन और उसकी मिट्टी की कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हक की लड़ाई में संसाधन नहीं, संकल्प बड़ा होता है। जमीन सिर्फ एक जायदाद नहीं, हमारी पहचान होती है। कभी भी अन्याय के आगे मत झुकिए, क्योंकि जब एक किसान अपनी लाठी उठाता है तो बड़े बड़े साम्राज्य हिल जाते हैं। क्या आपको राम खिलावन की ये जीत पसंद आई? कमेंट्स में जय किसान जरूर लिखें। इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करें। आपका प्यार और साथ हमें आपके लिए और अच्छी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं अगली कहानी में, क्योंकि कहानियों का सफर कभी खत्म नहीं होता और यही है कहानी की बगिया की पहचान।